सिस्टम कहीं जान लेता है तो यही सिस्टम कई बार न्याय करता है। कहां सिस्टम ने जान ली वो अगली खबर आपके सामने मैं रखूंगी, लेकिन पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सिस्टम न्याय कर रहा है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का किला ढह रहा है। बलरामपुर में कैसे छांगुर के किले को ढाया जा रहा है, उसके काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसके धर्मांतरण की कोठी को धूल चटाई जा रही है। वो तमाम तस्वीरें एक एक करके आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले छांगुर बाबा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सुनिए। छांगुर बाबा को मुख्यमंत्री योगी ने जल्लाद बताया। कहा कि उन्होंने बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, जो पैसे से हिंदू बहन बेटियों की अस्मत का सौदा करता था। उस जल्लाद छांगुर का हिसाब किया जाएगा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ का मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है। उत्तर प्रदेश में जो भी हिंदू बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाज और राष्ट्र विरोधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका एक ट्रेलर आज बलरामपुर में देखने को मिला। योगी का बुलडोजर आज फिर बलरामपुर के जल्लाद छांगुर की आलीशान कोठी पर गरजा। 3 करोड़ में बने धर्मांतरण के इस अड्डे पर आधा दर्जन से ज्यादा पीले पंजे का एक्शन दिखाई दिया। मासूमों को गुमराह करके करोड़ों की बनाई हुई कोठी इस वक्त धूल चाट रही है। अब इस धर्मांतरण की कोठी की ना बाउंड्री वॉल रही, ना 40 फीट लंबा हॉल, ना 70 कमरे रहे और ना कमरों की वो छत रही। लगातार दूसरे दिन धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर हुआ पीले पंजे का प्रहार। लगातार दूसरे दिन हुआ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के जिस अड्डे को काली कमाई से बनाया, उसे लगातार दूसरे दिन बाबा के बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाया। ये तस्वीरें बलरामपुर के उतरौला की है, जहां आज फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। करीब 3 करोड़ की लागत से बनी छांगुर बाबा की कोठी के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। इसी कोठी में छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य चलाता था। यह आलीशान कोठी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। धर्मांतरण की काली कमाई से इतनी आलीशान कोठी खड़ी की गई थी। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा के घर पर फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और एक सामने ये बुलडोजर है, 2, 3, 4, 5, 6 बुलडोजर यहाँ लगे हैं जो यहाँ से अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये करीब 3 बिस्वा सरकारी ज़मीन है ग्राम समाज की, जिसमें छांगुर बाबा का ये आलीशान घर बना हुआ था। बड़े बड़े हॉल, कई कमरे और आप छत पे इसमें सोलर पैनल बहुत ज़्यादा लगे हैं और कई सोलर पैनल खराब भी हो गए। हालांकि खोलने की कोशिश की गई और यहाँ जो ये कार्रवाई हो रही है, कल करीब 50% कार्रवाई हो चुकी है। अब बाकी 50% बची है। काफ़ी मजबूत बना हुआ है ये पूरा, इसको गिराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जो बुलडोज़र है उनके कई के जो ब्लेड्स हैं कल वो टूट गए हैं, उनको चेंज करना पड़ा है। छांगुर बाबा की कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल थे। इनमें 40 कमरों वाला हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था।
8 जुलाई की शाम तक कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे हॉल को ढा दिया गया था और आज बाकी बचे अवैध निर्माण को भी मिट्टी में मिलाने का काम हुआ। अब ये पूरा आलीशान मकान काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बुलडोज़र्स को इसको ढहाने में। कल सुबह से बुलडोज़र्स लगे हुए हैं, कल तो करीब 10 बुलडोज़र थे, आज अब तक आधा दर्जन बुलडोज़र यहाँ मौके पे पहुँच चुके हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत बनाया गया है, इसलिए बुलडोज़र्स को गिराने में दिक्कत आ रही है। कोशिश ये है कि कल करीब 50% काम हो चुका है कि बाकी का काम आज हो जाए। अब ऊपर जो छत है उसमें सोलर पैनल्स बड़ी तादाद में लगे हैं, उनको खोलकर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी बहुत मजबूती से लगाए गए हैं। तो वेल्डर्स को बुलाया गया है और इस समय छत पे उनको काट के उन सोलर पैनल्स को निकाल के रखा जा रहा है। तो कोशिश यही है कि ये जो अवैध निर्माण हुआ था इसको आज शाम तक पूरा ढहा दिया जाए और बाकी जो प्रॉपर्टी हैं झांगुर बाबा की यहाँ उतरौला में या बलरामपुर में, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है कि उसमें तो कहीं सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं है या अवैध तरीके से नहीं बनी है, और उसके बाद जब ये पता चलेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये आपको एक घर ये दिख रहा है, एक पीछे घर है इसी कंपाउंड में जहाँ पर झांगुर बाबा रहता था। ऊपर उसका कमरा है, बेडरूम है, बड़ा घर बना है, नीचे कमरे हैं, ऊपर कमरे हैं, ऊपर छत है, काफ़ी बड़ा घर है। यहाँ से कुछ दूर सड़क के उस पार झांगुर बाबा का एक घर और है और गांव में एक घर है। 2 शोरूम्स यहाँ पर उतरौला के बाज़ार में हैं जिसमें कपड़े और जूते बेचे जाते थे। तो सरकार यहाँ जो प्रशासन है वो कोशिश यही कर रहा है पूरी जितनी प्रॉपर्टी झांगुर बाबा या उसके जो गैंग मेंबर्स थे उनकी यहाँ पर हो, उनकी पड़ताल की जाए और उसके बाद अगर वो इलीगल है, सरकारी ज़मीन पे बनी है, तो उस पर इसी तरह से बुलडोज़र एक्शन हो। एटीएस का दावा है कि झांगुर बाबा इसी कोठी से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें मुस्लिम बनाता था। जातियों के हिसाब से धर्मांतरण का रेट भी फिक्स था। स्वर्ण लड़की को इस्लाम कबूल करने पर 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़े वर्ग की लड़की को अगर कोई कन्वर्ट करता था तो 12 लाख और दलित लड़की के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते थे। बलरामपुर के उतरौला में झांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी का ये मेन हेडक्वार्टर था। हालांकि ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। 3 बीघा जमीन पर बनी झांगुर बाबा की किलेनुमा कोठी उतरौला मनकापुर मेन रोड पर है। इसमें 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार दौड़ाया गया था। इस पर रात को करंट दौड़ाई जाती थी। कहीं से कोई कोठी के अंदर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई है। जो झांगुर बाबा है वो तो काफी दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन यहाँ कुछ महिलाएं रह रही थी। वो घर का दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि अंदर बड़े बड़े कुत्ते थे, उनको खुला छोड़ दिया जाता था, आने में दिक्कत होती थी। परसों शाम को भी यहाँ पर प्रशासन आया था। मई से नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है और परसों जब आया तब भी दरवाज़ा नहीं खुला और यहाँ पे कुत्ते घूम रहे थे। ये चारों तरफ आपको इस तरह से तार दिखाई देंगे जिसमें प्रशासन का कहना है कि करंट दौड़ा दिया जाता था, तो आप बाउंड्री तोड़कर भी अंदर नहीं आ सकते थे। परसों यहाँ पर मुनादी कराई गई और कल बहुत मुश्किल से ये जो दरवाज़ा है इसके ताले यहाँ पर तोड़े गए, कटर लाया गया और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल ये जो घर है वो नीतू के नाम पर है और ये जो नोटिस लगा है वो नीतू नवीन रोहरा, पत्नी नवीन रोहरा के नाम पे। नीतू और नवीन का धन परिवर्तन हो गया था और वो झांगुर बाबा के बहुत करीबी थे। इसमें बताया गया है कि 15 तारीख को पहले नोटिस दिया गया था और ये सरकारी ज़मीन है जो 0.0060 हेक्टेयर है जो अवैध है। तो इस तरह से ये कार्रवाई हुई। ये सामने सड़क है, ये पूरी सड़क ये सीधे झांगुर बाबा के घर पे आती है और ये गेट इसका इतना बड़ा है और अंदर भी ये काफ़ी आलीशान है। पीछे वो मज़ार है जहाँ कहा जाता है कि झांगुर बाबा ने अपनी जीवन की यहाँ शुरुआत की थी। वो स्टोन्स और अंगूठी बेचते थे इस मज़ार के बाहर, फिर साइकिल से बेचते थे। उसके बाद मुंबई चले गए और उसके बाद पिछले 3-4 सालों में अचानक से उनके पास बहुत पैसा आ गया।
बलरामपुर में छांगुर बाबा की ये इकलौती कोठी नहीं, बल्कि इसके ठीक सामने ये जो सफेद रंग का आलीशान घर देख रहे हैं वो भी उसी का है। इसके अलावा गांव में भी एक घर और पास में 2 शोरूम भी छांगुर बाबा के हैं। काफी आलीशान है। इसमें नीचे का जो फ्लोर है उसमें लाइन से आप देखेंगे तो करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनी है, यानी कि उसमें बेडरूम भी है, उसमें एक ड्रेसर है, वॉशरूम है, किचन है, पीछे खुला है, आगे खुला है। फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो उसमें भी कमरे हैं, वहीं पर छांगुर बाबा का बेडरूम है, बाकी कमरे हैं जिसमें सारे आधुनिक सुविधाएं थी। बहुत सारे सामान वहाँ पे आपको फ्लैट में मिलेंगे जो दुबई के हैं। तो इस तरह से ये सामने का घर है, लेकिन जो अभी तक की जांच है उसमें सरकार को ये ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा मिला है, उसी को ये गिराया जा रहा है। पुलिस और यूपी एटीएस छांगुर बाबा के काले साम्राज्य के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। उसने अब तक कितनी लड़कियों का धर्मांतरण किया, फंडिंग कहां से हुई, सारी डिटेल निकाली जा रही है। पुलिस ने आज छांगुर बाबा के बेडरूम की भी तलाशी ली, जहां से तरह तरह की दवाइयां बरामद हुई हैं। इन दवाइयों की भी जांच की जा रही है। ये इसमें सामान्यतया देखने में जो अभी पता चल रहा है, इसमें तो कुछ मालिश और कुछ घुटने के दर्द इत्यादि की दवाएं हैं, कुछ टैबलेट्स वगैरह भी हैं। वो डॉक्टरों को दिखा के ही हम लोग कंफर्म कर पाएंगे कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ये डॉक्टर्स से हम चेक करवाएंगे इनको, उसके बाद ही आप लोग को हम बता पाएंगे कि किस चीज़ की दवाएं। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की चौतरफा मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ आलीशान कोठी मिट्टी में मिल गई तो वहीं यूपी एटीएस उसके काले साम्राज्य के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। अब इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई है, यानी अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड की क्राइम कुंडली को अब ईडी भी खंगालेगी। छांगुर बाबा ने अब तक कितनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया? जमालुद्दीन ने अब तक कितनी हिंदू लड़कियों को धोखे से फंसाया? 5-5 रुपए में अंगूठी बेचने वाला छांगुर बाबा कैसे 100 करोड़ की जायदाद का मालिक बन गया? जांच एजेंसियां छांगुर बाबा के हर काले कारनामों की पड़ताल कर रही हैं। छांगुर बाबा ने कैसे इस पूरे नेटवर्क को खड़ा किया, उसका गैंग कहां कहां तक फैला हुआ है, गैंग में शामिल लोग कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, एक एक चीज की जांच की जा रही है। छांगुर बाबा अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसके ऊपर ईडी भी शिकंजा कसने जा रही है। ईडी की लखनऊ यूनिट ने धर्मांतरण केस में ECIR दर्ज कर ली है। बहुत जल्द ईडी इस केस से जुड़े आरोपियों से पूछताछ करेगी। ईडी की टीम इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। धर्मांतरण के विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल की भी पड़ताल की जाएगी। फिलहाल प्रशासन बलरामपुर में छांगुर बाबा के धर्मांतरण वाली कोठी को ध्वस्त करने में लगा है। कोठी काफी मजबूत बनाई गई है, इसीलिए इसे तोड़ने में समय लग रहा है। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक धर्मांतरण के इस अवैध अड्डे को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। छांगुर के द्वारा ये अवैध रूप से सरकारी संपत्ति को जबरन कब्जा किया गया था और इस पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा आलीशान इमारत खड़ा की गई थी। जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हीकरण किया गया, तहसीलदार कोर्ट में चला और चलने के बाद इसमें जब ये क्लियर हो गया कि ये पूरी तरीके से अवैध है, तो इस पर कल से ही डिमोलिशन की कार्रवाई लगातार चल रही है और आप देख रहे होंगे कि 8 JCB लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी मजबूत तरीके से ये बनाई गई है कि इसको डिमोलिशन में भी कार्रवाई ये चलेगी और जब तक ये पूरी तरह जमींदोज नहीं हो जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलती है। काफ़ी मुश्किल आ रही है, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि सरिया भी बहुत लगी है। निश्चित तौर पर अवैध रूप से धन था, अवैध रूप से धन में अर्जित किया गया था, तो अधिक से अधिक इसमें मटेरियल लगाए गए हैं, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं कि हम इसको जमींदोज कर देंगे। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के खिलाफ एक्शन जारी है। योगी सरकार साफ कर चुकी है, छांगुर बाबा जैसे लोग समाज के ऊपर कलंक है। ऐसे लोगों का हश्र बहुत बुरा ही होगा। छांगुर बाबा का साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियां भी चल रही हैं। 2 दिन के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे, खाने पीने को लेकर कोई बवाल ना हो, इसीलिए यूपी सरकार ने खास पहल की है। यात्रा रूट पर ढाबों और होटल्स में फूड सेफ्टी ऐप के स्टिकर लगाए गए हैं
और इस ऐप के स्टिकर को स्कैन करते ही ढाबों के बारे में अब पूरी जानकारी मिल जाएगी। यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले नया विवाद। ढाबों और ठेलों पर लगाए मैं हिंदू हूं के पोस्टर। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार भी एक्शन में। कांवड़ रूट के ढाबों पर लगाए फूड सेफ्टी ऐप। कांवड़ यात्रा शुरू होने में केवल 2 दिन रह गए हैं। 11 जुलाई से मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ेगा। पूरा माहौल भक्तिमय होगा। चारों तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई देगी। इस दौरान कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी ने भी बड़ी पहल की है। कांवड़ रूट पर कांवड़ियों को कोई शिकायत ना हो, उनके खाने पीने में कोई मिलावट ना हो, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप बनवाया है। कांवड़ रूट पर सभी ढाबों पर इसका QR कोड लगवा दिया गया है। लगभग सभी ढाबों पर इस ऐप के स्टिकर को चिपकाया जा चुका है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FSDA ने इस ऐप के स्टिकर को चिपका रहा है। ये QR स्टिकर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े हैं। इसे स्कैन करने पर ढाबे का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, ढाबे का पता और मेन्यू की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मुजफ्फरनगर में हूँ और ये NH 58 पे ये ढाबा है, गणपति ढाबा, और यहाँ से हजारों की संख्या में हर दिन कांवड़ यात्री निकलते हैं। बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ आके खाना खाते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऐप है वो उसका एक स्टिकर डाउनलोड करके यहाँ पे चिपकाया जाए, जिससे जो भी यहाँ पे खाना खाने आएंगे वो बताएंगे कि गुणवत्ता क्या है या खाने में किसी की तरह की मिलावट तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट और ढाबे के ओनर हैं जिनके द्वारा खुद ये कोशिश की जा रही है कि सावन शुरू होने से पहले ही प्याज और लहसुन भी बंद कर दिया जाए। अभी हमने इस ढाबे में बात की है, इनका ये कहना था कि हमारे पास प्याज और लहसुन का जो स्टॉक था वो आज खत्म हो चुका है और आज के बाद से कभी भी कोई ऐसा खाना नहीं मिलेगा जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया गया हो। सवाल है कि ढाबों पर इस ऐप के QR कोड स्टिकर को क्यों लगाया जा रहा है? यूपी सरकार का मकसद क्या है? क्या इसके लिए सरकार ढाबों के मालिकों और कर्मचारियों की पहचान कर रही है? दरअसल कांवड़ रूट पर अक्सर खाने में मिलावट की शिकायत देखने को मिलती है। इसके बाद कांवड़िये हंगामा करते हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने फैसला लिया है, सभी ढाबों से अपनी रेट लिस्ट भी डिस्प्ले करने को बोला गया है। क्या नाम है आपका? ललित नाम है मेरा। ललित, ये बताइए कि कब से ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक वाला ऐप लगाया गया? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए। क्या बोला गया प्रशासन के द्वारा आप लोगों को? बोला गया है कि जो सब भक्त आ रहे हैं हमारे होटल पे उन्हें कोई सुविधा ना हो, कोई भी चीजें हैं उनका समाधान हो, उन्हें कोई समस्या ना हो। अच्छा, ये पहले कभी होता था या पहली बार ये फीडबैक टाइम हुआ है? ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इससे पहले तो हम रेट लिस्ट लगाते थे और बिना लहसुन प्याज के खाना देते थे, भाई यही करते थे। अच्छा, इस बार रेट लिस्ट भी मैंडेटरी आपने पहले से ही लगा दिया? जी। क्या ये प्याज लहसुन वाला खाना है या बगैर प्याज लहसुन? नहीं, ये बिना लहसुन प्याज का खाना है। हम शिव भक्तों के लिए यही करते हैं हर साल कि शिव भक्तों जो भी आए हमारे पास उन्हें बिना लहसुन प्याज का खाना मिले। इस बार तो प्रशासन के द्वारा भी बोला गया है कि सबके लिए मैंडेटरी है लगाना ये रेट। वो हर साल बोलते हैं, वो हम उससे पहले ही लगा देते हैं कि हमें पता है कि किसी शिव भक्त जो भी हमारे पास आ रहे हैं उन्हें कोई भी समस्या ना हो। अच्छा, आप लोगों को फूड सेफ्टी लाइसेंस हो या ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक हो, इसको लगाने में कोई आपत्ति है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे तो आप जनता की फायदा है। उसमें क्या है कि कोई भी जनता हमारे पास आ रही है, शिव भक्त आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो मान लो कोई दिक्कत परेशानी है तो इससे फीडबैक पे आप स्कैन करके दे सकते हैं।
दिल्ली मेरठ पर बाकी ढाबे भी कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज के बाद ढाबे पर प्याज लहसुन से बने खाने भी मिलने बंद हो जाएंगे। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल उठाने के लिए करोड़ों की संख्या में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से कांवड़िए जाते हैं और NH 58 जो ये NH आप देख रहे हैं, इसी NH से होते हुए गुजरते हैं। हर बार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है कि जो भी कांवड़िए इस रूट से गुजरें, उनके खाने में किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो और उनको कोई दिक्कत ना हो। पैरों तले जमीन खिसक जाना तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन गुजरात में तो वाकई ऐसा हो गया। जरा सोचिए, आप जिस पुल पर चल रहे हो वो पुल ही बीच में से टूट जाए तो क्या होगा। गुजरात के आणंद को वडोदरा से जोड़ने वाला पुल ऐसे ही बीच में से टूटा और 9 लोगों को खा गया। पुल पर चल रही गाड़ियां कई फीट नीचे सीधे नदी में जा गिरी, ट्रक गिर गया और एक टैंकर टूटे हुए ब्रिज पर ही लटक गया, ठीक वैसे ही जैसे व्यवस्था लटकी हुई है। पुल 45 साल पुराना था, जर्जर था। पुल की मरम्मत नहीं हुई, फिर भी लोगों को आने जाने से नहीं रोका गया। दावा है कि नए पुल की परमिशन भी मिल चुकी थी, फिर काम क्यों नहीं शुरू हुआ। सवाल है कि यह हादसा है या फिर हत्या। क्या जवाबदेही तय होगी? वडोदरा की महिसागर नदी पर बड़ा हादसा। नदी पर बना पुल 2 हिस्सों में टूटा। नदी में गिरी गाड़ियां, पुल पर अटका टैंकर। इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन? हैरान करने वाली ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां महिसागर नदी के बीचों बीच पुल 2 हिस्सों में टूट चुका है। देखते ही देखते पुल का एक हिस्सा नदी में जा गिरा। चारों तरफ कोहराम मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, 2 ट्रक, 2 कार और एक ऑटो रिक्शा की जल समाधि हो चुकी थी। देखते ही देखते 9 जिंदगियां मौत के मुंह में समा गईं। इस टैंकर में सवार लोगों की खुशकिस्मती है कि ये नदी में गिरा नहीं, ये पुल पर फंस कर रह गया। आज सुबह गुजरात के आणंद और वडोदरा को जोड़ता हुआ ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है। आप जो देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज का एक भाग है वो आज सुबह 8 बजे टूट गया। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक जो ट्रक है वो ट्रक भी अभी वहाँ पे लटक रही है और जो 4 से 5 वाहन थे वो वाहन जो महिसागर नदी है उसमें गिरे थे। ये जो आप देख सकते हैं कि पूरी ये महिसागर रिवर है, बहुत ही बड़ी जो गुजरात की ये नदी है महिसागर नदी, और ये महिसागर नदी का ही जो ये ब्रिज है जो आंकला और पादरा तहसील को जोड़ता हुआ ये ब्रिज है। यहाँ पे दिन में कई हजारों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। गंभीरा पुल के टूटते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग सबसे पहले रेस्क्यू के लिए आगे आए। नदी में गिरे गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जैसे ही प्रशासन को पुल टूटने की खबर लगी, पूरा अमला मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड की टीम, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर टीम, नगरपालिका की टीम, NDRF की टीम, पुलिस डिपार्टमेंट टीम ऑपरेशन में जुट गई। जैसे ही ये घटना हुई, मौके पर आनंद और वडोदरा की फायर ब्रिगेड की टीम, उसके अलावा SDRF की टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी वहां पे 3 से 4 लोग और भी फंसे होने की आशंका अभी लग रही है। और अभी जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि ब्रिज पर पूरे पुलिस ने अभी जो प्रोटेक्शन के जरिए अभी ब्रिज को बंद कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो रेस्क्यू है वो रेस्क्यू चल रहा है। महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल वडोदरा को आणंद से जोड़ता है। साथ ही वडोदरा का भरूच और अंकलेश्वर से भी संपर्क पूरी तरह टूट गया है। अब सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। सवाल है कि आखिर 43 साल पुराना पुल भड़बड़ा कर कैसे गिरा। अगर पुल में कोई समस्या थी तो इस पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी, इसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई। अगर पुल जर्जर हालत में था तो इस पर ट्रैफिक चलने की इजाजत कैसे दी गई।
इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद मिलेगा। फिलहाल गुजरात सरकार का पूरा फोकस रेस्क्यू पर है। ये पुल 1985 में बनकर तैयार हुआ था। गुजरात सरकार का कहना है कि इसका लगातार मेंटेनेंस किया जा रहा था। पिछले साल ही इसे रिपेयर किया गया था। गुजरात के सीएम ने 3 महीने पहले ही महिसागर नदी पर नया पुल बनाने की मंजूरी दी थी। नया पुल 212 करोड़ में बनना था, लेकिन नए पुल का निर्माण अभी शुरू हो पाता इसके पहले ही गंभीरा पुल का 10 से 15 मीटर लंबा स्लैब नदी में गिर गया। ये पुल लगभग 900 मीटर लंबा है। इसमें 23 पिलर हैं। 2 ट्रक, 2 वैन और 1 ऑटो रिक्शा पानी में गिरे हैं। इस ऑटो रिक्शा की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे का इम्पैक्ट किस तरह का रहा होगा। ऑटो पूरी तरह डैमेज हो चुका है, लेकिन इसमें सवार 3 लोग किसी तरह बाहर आने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। ट्रक और कार में फंसे लोगों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। 7:30 बजे के आसपास ये मुजपुर और गंभीरा के बीच का जो पुल है वो टूटने की खबर आई। स्थानिक तंत्र के सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे, और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया, और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है, और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हादसे की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया है। और गुजरात के बाद अब आपको लिए चलती हूं बिहार। बिहार में हो रहा सर विपक्ष के लिए सिरदर्द बन गया है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन कर रहा है, लेकिन विपक्ष को लगता है यह सरकार के इशारे पर बीजेपी और जेडीयू के फायदे के लिए वोटों का डिवीजन हो रहा है। इसलिए आज बिहार में सड़कों पर इंडिया अलायंस ने जमकर जान लगाई। राहुल गांधी के हाथ में फिर से वही लाल किताब थी, संविधान की बात थी। कहा कि महाराष्ट्र की तरह अब बिहार में भी चुनाव चोरी की कोशिश हो रही है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मतदाता के अधिकारों का चीरहरण हो रहा है, लेकिन जेडीयू से लेकर बीजेपी तक अपने विरोधियों पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा वोटर वही होगा जो भारत का नागरिक होगा। ऐसे में सवाल यह है कि मतदाता पर विपक्ष की ये लड़ाई लंबी जाएगी या फिर केवल शक्ति प्रदर्शन पर ही रुक जाएगी। किसके वोट का प्रतिशत बदलेगा और किसके लिए संकट बढ़ेगा, समझिए इस रिपोर्ट से। वोटर लिस्ट पर गदर, चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन। बिहार का वोट, राहुल तेजस्वी का हल्ला बोल। रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल, वोटर लिस्ट रिव्यू पर बवाल। वोट बंदी का डर, ट्रेन हाईवे बिहार बंद। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में आज बिहार बंद है। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ कांग्रेस ने आज बिहार बंद बुलाया है। कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने पटना में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। राहुल गांधी करीब 45 मिनट तक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह करीब 11:10 पर गाड़ी पर सवार होकर पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचे। गाड़ी पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, लेफ्ट लीडर दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी सवार। राहुल गांधी रथ पर सवार होकर अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ हैं और कांग्रेस वाम दल के तमाम दूसरे नेता भी उस रथ पर सवार हैं। हाथों में झंडे बैनर के साथ ये काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भीड़ काफी अधिक है, सुरक्षाकर्मी भी काफी संख्या में तैनात किए गए हैं और दोनों तरफ की जो सड़क है वो पूरी तरह से जाम हो गई है। ये वो सड़क है
जो पटना का एक वीआईपी इलाका कहा जा सकता है। और ख़ास तौर से इस रास्ते में विधायकों और पार्षदों के आवास हैं, पार्टी दफ्तरों का कार्यालय है और इसके अलावा विधानसभा, शहीद स्मारक, ये वो जगह हैं। और इसलिए इस पूरे रास्ते में ट्रैफिक अभी बंद है क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक है और झंडे बैनर के साथ ये कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये काम अभी नहीं करना चाहिए था। यदि इसकी शुरुआत करनी ही थी तो लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत करना चाहिए था। वक्त बीत गया है, चुनाव में कम समय है विधानसभा में। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। पुलिस ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं को यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने यहीं से बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पहली बार सड़क पर उतरे थे, लेकिन उनका ये प्रोटेस्ट सिर्फ 45 मिनट ही चला। इस दौरान उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने भी वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि गरीबों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। बिहार बंद के समर्थन में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सड़क पर उतरे। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर अपने समर्थकों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रेन रोकी गई। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। केंद्र सरकार पर भी वो बरसे। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर पप्पू यादव के समर्थक पहुंचे हुए हैं। खुद पप्पू यादव यहां पर हैं और यहां पर ट्रेन रुकी हुई है। यहां देखिए ट्रेन रुकी हुई है। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि वो ट्रैक से हट जाएं, लेकिन समर्थक यहां पर बने हुए हैं। पप्पू यादव यहां पर खुद नारेबाजी भी कर रहे हैं। किसी के अधिकार पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शायद नागरिकता लेंगे चुनाव आयोग,
कौन नियम के तहत नागरिकता लेंगे? वो नागरिक पूछेंगे हमसे, पैदा लिए हम, बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे। अब हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? आप होते कौन है? बाप दादा बोले थे, बाप दादा क्या नागरिकता पूछेंगे? इतने दिनों से हम वोट कैसे दिए? आधार कार्ड की क्या वैल्यू है? अब हमको बताइए। बिहार में 4 महीने के बाद चुनाव है, उससे पहले सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर ही घमासान मचा हुआ है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे। दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। ये ज्वाइंट ऑपरेशन कितना कामयाब रहा और कितना फेल रहा वो तो आपने देखा, लेकिन चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट रिव्यू का काम कहां तक पहुंचा? क्या चुनाव आयोग 25 जुलाई तक अपना टारगेट पूरा कर लेगा या कल सुप्रीम कोर्ट इस पर ब्रेक लगा देगी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरी हुई हैं। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि 25 दिनों में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम कैसे पूरा हो जाएगा। विपक्ष के इन सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब भी दे दिया है। चुनाव आयोग ने पिछले 14 दिनों का डेटा जारी किया है और बताया है कि 14 दिनों में कितना काम पूरा हो पाया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए 7,89,68,844 मतदाता हैं और इतने ही फॉर्म प्रिंट कराए गए हैं, जिसमें से 8 जुलाई की शाम 6 बजे तक 7,70,44,990 वोटर्स को फॉर्म दिया जा चुका है। यानी बिहार के 97.42% वोटरों को वेरिफिकेशन का फॉर्म दिया जा चुका है, जिसमें से 3,70,77,077 वोटरों ने अपना फॉर्म भरकर दस्तावेज के साथ चुनाव आयोग के पास जमा कर दिया है। यानी 46.95% वोटर्स अपना वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, जबकि 18.16% फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन का काम 25 जून को शुरू हुआ था, यानी अब तक 14 दिन बीत चुके हैं और करीब 50% वोटर्स अपना फॉर्म जमा करवा चुके हैं। अभी 16 दिन का काम और बचा हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक एक दिन में 82,78,617 फॉर्म जमा हुए हैं। अगर इसे स्टैंडर्ड्स माना जाए तो अगले 6 से 10 दिनों में ही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन का टारगेट पूरा कर लेगा, जबकि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। 25 जुलाई तक जितने फॉर्म जमा होंगे उसी आधार पर वोटर लिस्ट तैयार होगा और ये लिस्ट 1 अगस्त को जारी होगी। अगर किसी का नाम छूट गया तो उसे 1 सितंबर तक दस्तावेज जमा करवाने का टाइम दिया जाएगा और 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। वोटर वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग के करीब 98,498 BLO फील्ड में काम कर रहे हैं। BLO घर घर जाकर मतदाताओं की मदद कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और उन्हें जमा कर रहे हैं, ताकि 25 जुलाई से पहले वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाए। तो वहीं विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन की मुहिम पर सवाल उठा रही हैं, इसके खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। वोटर लिस्ट रिव्यू का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जिस पर कल यानी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसे लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें एक याचिका आरजेडी सांसद मनोज झा, दूसरी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तीसरी योगेंद्र यादव और चौथी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिव्यू के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में वेरिफिकेशन के दौरान दिखाए जाने वाले दस्तावेजों का जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग के फैसले से लाखों मतदाताओं, खासकर महिलाओं और गरीब लोगों के अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बिहार में 22 साल बाद वोटर्स वेरिफिकेशन हो रहा है। इसमें से चुनाव आयोग ने वोटरों से 11 में से कोई एक दस्तावेज दिखाने के लिए कहा है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक या हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज, पारिवारिक रजिस्टर, सरकारी मकान या जमीन आवंटन और सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की आईडी शामिल है। यानी वोटरों को इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा, तभी उसका वोटर वेरिफिकेशन हो पाएगा। विपक्ष इसे लेकर ही सवाल उठा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना गया है। आपने जब पदभार ग्रहण किया था तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा था कि मेरे सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत के बाद होंगे। था इसमें बात की थी किसी से, या किसी एक पार्टी से बात करके तय कर लिया कि सबसे बात हो गई? ये चिंता का विषय। 11 दस्तावेज यही चलेंगे, बाकी सब अमान्य है। ये कहां से निर्णय हुआ? कौन सा अध्ययन बता रहा है? आप प्रतिदिन रिवाइज कर रहे हैं, आज ये, कल वो, परसों वो। सीईओ बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया 3-4 दिन पहले, उससे और अराजकता की स्थिति पहले।